नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। और आज चर्चा करेंगे जैन जी से आस को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि नेपाल की जन क्रांति से वहां सत्ता बदल गई, हालात सामान्य हो गए, लेकिन भारत में सियासत जारी है। विपक्ष चेतावनी दे रहा है कि मोदी सरकार संभल जाए, नहीं तो यही हालात भारत के भी होंगे। तो वही विपक्ष के सबसे बड़े नेता यानी कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी यही बोल हैं। पहले संविधान पर खतरा और वोट चोरी के आरोप लगाकर सरकार को घेर रहे राहुल गांधी अब जैन जी यानी कि देश के युवाओं और लोकतंत्र बचाने की अपील करते नजर आए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जैन जी पर उन्होंने लिखा कि देश के युवा, छात्र और जैन जी संविधान को बचाएंगे, वे लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। अब राहुल गांधी के इस पोस्ट पर बीजेपी भड़क उठी है और वो इसे सत्ता के लिए देश में हिंसा फैलाने की कोशिश करार दे रही है। साथ ही साथ ये कहते हुए तंज कस रही है कि जैन जी अगर सड़कों पर उतरा तो सबसे पहला नंबर तो उन पार्टियों का आएगा जो कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद में जकड़ी हुई है, क्योंकि नेपाल का आंदोलन तो इसी के मुक्ति के लिए था। वही जैन जी से क्यों है विपक्ष को सत्ता परिवर्तन की आस, इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं कुछ खास प्रतिक्रिया। को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। अरे राहुल गांधी, तुम सत्ता के इतने भिखारी हो गए कि तुम अपने देश को, अपने घर को आग लगाना चाहते हो। तुम माओवादी से प्रेरित हो रहे हो, तुम आतंकवादियों से प्रेरित हो रहे हो, तुम पाकिस्तान के आईएसआई से प्रेरित हो रहे हो, तुम विदेश के इशारे पर भारत में षड्यंत्र रच रहे हो। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ प्रेम व्यास भाजपा प्रवक्ता और समर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगी और हम बात करेंगे अब सीधे समर जी आपसे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राहुल जी का ये पोस्ट सामने आया है, राहुल गांधी का ये पोस्ट जो सामने आया है, उसके बाद से जिस तरीके से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए साफ है नेपाल की स्थिति सभी ने देखी थी और नेपाल में जो हुआ था वो अगर भारत में होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। अब ये भी राहुल गांधी से एक बड़ा सवाल है। जी देखिए, जिम्मेदार तो अडानी जी, मोदी जी, अंबानी जी होंगे। जिस देश की जीडीपी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली जीडीपी है, वहां पर आदमी की पर कैपिटा इनकम जो है वो 165 देशों में से 184 136 नंबर पर है। तो जब लोग परेशान होंगे तो इस प्रकार की बात होगी ही सही। और बांग्लादेश के अंदर महिला मजदूर और छात्रों की जो है बात हुई थी, नेपाल के अंदर किसान और जो समुदाय था जो चाहता था कि जो राजशाही वहां पर चालू हो गई थी, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, गुच्ची प्राडा के कपड़े और जूते पहना करते थे, महंगी महंगी घड़ियों के साथ में, और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ब्रांड जो 10-10, 15-15 लाख के जूतों के साथ में क्रिसमस का ट्री बनाया करते थे। बच्चों का गुस्सा फूटता है और वो अपने हक अधिकार नौकरियों की बात करते हैं तो वहां पर क्रांति हो जाती है। और समर जी, नेपाल में तो खासतौर पर परिवारवाद के बाद ये स्थिति देखने को मिली थी, जिस तरीके से राजनीति में परिवारवाद बढ़ रहा था, उसे लेकर यहाँ पर ये सारी स्थिति नेपाल में देखने को मिली थी। और वहीं पर अब बीजेपी भी यही बोल रही कि अगर भारत में भी ऐसा होता है तो सबसे पहले तो परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस कर रही है, तो वहां पर जवाब देगी जैन जी। आप बताइए कि बांसुरी स्वराज कौन है? क्या अमित शाह जी जो है उनके लड़के जय शाह को अनाथ आश्रम से उठा कर लेकर आए थे क्या?
वो परिवारवाद नहीं है? अनुराग धूमल उर्फ अनुराग ठाकुर कौन है, क्या वो परिवारवाद नहीं है क्या? राजनाथ सिंह और ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं फिलहाल। तो वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन कांग्रेस का व्यक्ति जिसकी दादी ने अपने शरीर के अंदर 32 जख्म गोलियों के खाए हो, जिसके पिताजी ने अपने शरीर के चिथड़े चिथड़े करवा लिए हो, वो इस देश के संविधान को बचाने की अगर बात करता है तो परिवारवाद हो जाता है। और वहीं पर आपको अन्य जो देशों के अंदर हुई थी, जैसे कि आप तो देख लीजिए फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी, आप दुनिया के कई शहरों में हुई थी, टूनिसिया में, मिस्र के अंदर, सीरिया, लीबिया, यमन। तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तानाशाही वहां पर मुद्दा था। तानाशाही न चलिए ठीक है, डायरेक्ट तानाशाही मतलब भारत के अंदर नहीं है, लेकिन बेरोजगारी और छात्र तो परेशान है, भ्रष्टाचार तो है। आप देखिए, और अगर जनता उसके लिए बाहर आती है और हम अगर आह्वान करते हैं किसी चीज का कि आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी है, आपको अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठानी है, आपको नौकरियों के लिए आवाज उठानी है, आपको बेरोजगारी के खिलाफ जो है लड़ाई लड़नी है, आपको महिला की जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है, तो ये उपद्रव फैलाना नहीं होता है, लोगों को जागरूक करना होता है। और क्रांति की बात वो समझ सकते हैं। पर जिस तरीके की जो स्थिति देखने को मिली थी वो एक प्रकार का उपद्रव ही था, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अगर जो नेपाल में स्थिति थी, अगर भारत में वो स्थिति होती है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा, ये इसीलिए सवाल है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि परिवारवाद की जो राजनीति यहाँ पर हो रही है उसे लेकर जेन ज़ी कभी आगे नहीं आएगा। और देखिए भ्रष्टाचार की बात भी अगर करती है कांग्रेस तो भ्रष्टाचार को लेकर भी यहाँ पर जेन ज़ी सवाल खड़े कर देगी कि आखिर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो चीजें हो रही है, उसे लेकर भी पहले तो कांग्रेस पर ही सवाल किए जाएंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर प्रेम व्यास जी भी जुड़ चुके हैं, हम पहले उनसे सवाल कर लेते हैं फिर आपके पास वापस आएंगे। ठीक है प्रेम व्यास जी, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी का ये जो पोस्ट सामने आया है, जैन जी का समर्थन, यानी कि अगर वो कांग्रेस को समर्थन करते हैं और अगर आगे आते हैं तो यहाँ पर भारत की जो राजनीति है, भारत में जो भ्रष्टाचार बीजेपी कर रही है वो यहाँ पर सुधरेगा। क्या लगता है आपको इस पोस्ट के बाद से? यात्रा से लौटने के बाद वे इसी तरह की बात करते हैं। आप देखिए, राफेल की बात हो, पेगासस की बात हो, उसके बाद में मोदी चोर वाली बात हो, उसके बाद में LIC डूब गया वाली बात हो, उसके बाद में देश के मध्य में उद्योगपतियों के बीच में अविश्वास प्रस्तुत करने की बात हो। तो आदरणीय राहुल गांधी जी भी मॉरिशस से आए हैं और उसके बाद में वहां से आने के बाद में वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वहां ट्रेनिंग प्राप्त करने जाते हैं, इल्हान उमर से मिलते हैं, सोरस से मिलते हैं, देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं और विदेश जाके क्या कहते हैं कि भारत में सिख संप्रदाय को जो है कड़ा पहनने की छूट नहीं, केस रखने की छूट नहीं है। इस तरह की जो है अव्यवस्था उत्पन्न करने के कार्य राहुल गांधी जी करते हैं। पिछले चुनाव के ठीक बाद में राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोदी जो है बाहर निकलेगा तो इसको लोग डंडे मारेंगे। इस तरह के शब्दों का उपयोग किस तरह से करते हुए, और कल की बात है, कल तो वे स्वीकार कर चुके हैं कि मैं LOP के साथ मेरा सिर्फ कार्य आरोप लगाना, लोकतंत्र बचाने में मेरा विश्वास नहीं है। और इनकी दादी आदरणीय इंदिरा गांधी जी वे स्वयं लोकतंत्र की हत्या कर चुकी थी 1976 में, और उसके बाद जब राजीव गांधी जी की दुखद मृत्यु हुई तब भी लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, सिखों को जो है नशे से हत्या कर दी गई। तो मुझे लगता है लोकतंत्र की हत्या करना और इस देश में अराजकता फैलाना ये कांग्रेस का अपना नैतिक दायित्व समझ चुकी है, क्योंकि जब तक सत्ता में रहो और ये सत्ता की भूख जो है इनकी 44 पे आए, 52 पे आए, उसके बाद 99 पे आए, तो सत्ता प्राप्ति से जब दूर हुए 2008 में राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड कि मैं जातों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जैसे ही सत्ता से दूर हुए तो समाज को जो जातों के बीच में विभक्त करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। जैसे ही सत्ता से दूर हुए तो अराजकता फैलाना प्राप्त कर दी। जैसे ही सत्ता से दूर हुआ तो आप खुला कह चुके कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट से, भारत में जो शक्ति व्याप्त है मेरी लड़ाई शक्ति से। खड़गे जी कह चुके कि अगर मोदी जी जीते तो सनातन की विजय होगी, और नेपाल में जो सनातन के साथ हुआ उसी के बाद दुष्कृत्य हुआ ना। श्रीलंका के अंदर अगर कोई क्राइसिस होता है तो ये कहते हैं कि श्रीलंका भारत में हो जाएगा, बांग्लादेश में कुछ होता है तो ये कहता है बांग्लादेश में हो जाएगा। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जैसा हमास के लिए किया गया था करा हो तो मुझे बता दीजिए, एक भी उस तरह का स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन फिलिस्तीन के बैग जरूर लटके थे। तो ये प्रदर्शित करता है कि ना तो भारतीयों के प्रति इनकी जवाबदेही है, ना भारतीय समाज के प्रति है। उसके बाद में ये इनके जो दल थे वो कह रहे थे ना कि अब जिस तरह से सनातन का समूल नाश और उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन होता है, तो मुझे लगता है मात्र सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र व्यवस्थित है,
सुदृढ़ है और हमारा लोकतंत्र, हमारे जो लोग हैं वो निश्चित रूप से इस लोकतंत्र के साथ में खड़े। मुझे लगता है राहुल गांधी जी की पीढ़ियां भी निकल जाएगी आगे ना वाली। ठीक है, समर जी से जवाब लेना चाहेंगे आप? पाएगी। ठीक है, समर जी से जवाब लेना चाहेंगे अब? सनातन की बात करने वालों को सनातन का शाब्दिक अर्थ भी नहीं पता होगा, ठीक है। और जिस जोश सरोज की आप बात कर रहे हो वो है कौन, ये बता दीजिए पहले दर्शकों को। ये कहीं से पढ़ के आ जाते हैं, इनके आका इनको पढ़ा देते हैं, बेटा जाके ऐसा बोल देना, फिर वहां पर आके बकवास करते हैं जिसका कोई सरपैर राजनीति नहीं है। क्योंकि कोई सरपैर जो है वो इस जैन जी के आंदोलन से, जो आंदोलन की हम लोग बात करना चाहते हैं, हम जिस क्रांति की बात करना चाहते हैं, जिस एकता, एक अखंडता, एक संविधान की हम बात करना चाहते हैं, हम समानता की बात करना चाहते हैं, उससे कोई लेना देना जॉर्ज सोरोस का नहीं है। जहां तक की बात है, आप अभी कह रही थी कि नेपाल में जो भी हुआ वो उपद्रव है, तो जब भी आप अंग्रेजों के साथ साथ खड़े होंगे तो आपको जो हम क्रांतिकारी जो जब आंदोलन करेंगे तो आपको उपद्रव लगेगा, लेकिन सामने खड़े वाले लोगों के लिए तो आपको अब ऐसा क्यों लगता है कि जैन जी के बाद ही यहाँ पर सारी चीजें सुधर जाएंगी जैसा कि कांग्रेस चाहती है? मैं कोई जैन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे क्रांति की बात कर रहा हूँ, मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, जो लोग परेशान हो रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप वो समझिए कि जब भी आप नेपाल की सरकार के साथ में खड़े होंगे तो आपको सामने जो छात्र है वो आपको उपद्रवी लगेंगे, लेकिन वो क्रांतिकारी है। जब आप अंग्रेजों के साथ में खड़े होंगे तब वो सामने वाले आपको उपद्रवी लगेंगे, लेकिन वो क्रांतिकारी है। जब बांग्लादेश के अंदर आप छात्रों के साथ खड़े होंगे तो आपको क्रांतिकारी लगेंगे, लेकिन बांग्लादेश की सरकार के साथ में खड़े होंगे तो वो आपको उपद्रव लगेगा। तो ये आप तय करोगे कि आपको उपद्रवियों के साथ में रहना है कि आपको क्रांतिकारियों के साथ में। मतलब भारत में भी अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो क्रांतिकारी है, आप ये कहना चाहते हैं? भारत में पहले ये स्थिति हो चुकी है, ये पहली बार थोड़ी ना है। क्रांतियां इस देश के अंदर हुई है, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, हमने विदेशी लोगों से लड़ाई लड़ी है, हमने कई संप्रदायों से लड़ाई लड़ी है, हमने अपनी सभ्यता को बचाने के लिए कईयों लड़ाई लड़ी है। तो वो ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ होने जाएगा। जब बच्चा परेशान होगा, जब उसकी परीक्षाएं समय पर नहीं होगी, जब उसको नौकरी नहीं मिलेगी, और जिस बच्चे ने कभी क्रिकेट का बैट नहीं उठाया है वो आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा तो उपद्रव होगा, क्रांति होगी, माफ कीजिएगा। जब मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पुत्र, जिन्होंने पता नहीं कितना क्रिकेट खेला होगा, लेकिन वहीं इंदौर के अंदर एक बच्चा है हमारा जो गरीब परिवार से आता है, वो आईपीएल के अंदर चले जाता है, उसको बना देते हैं। लेकिन किसको बनाया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पुत्र को। क्यों? तो क्रांति होगी। जब बच्चे देखेंगे कि बच्चे आपके विदेश में पढ़ के आ रहे हैं, शिवराज सिंह जी और बड़े बड़े नेताओं के, और जब हमारे बच्चों को स्कूल पे जाने की फीस नहीं मिल रही है, उनके सर के ऊपर छत गिर रही है, उनको स्कूलों में सांप काट रहे हैं, बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है, तो क्रांति होगी। तो क्रांति होने के कईयों कारण हो सकते हैं, लेकिन क्रांति की जो समझ है वो उसी व्यक्ति में हो सकती है जिसने कभी क्रांति के बारे में पढ़ा हो या जिसके पूर्वजों ने क्रांति करी है। जो हाथ बांधकर 26 रुपए की पेंशन ले रहे थे वो लोग ऐसे ही आके चिल्ला सकते हैं और बेफिजूल के आरोप लगा सकते हैं। आज हमारी मांग क्या है? आज अगर प्रधानमंत्री मोदी जी प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार की व्यवस्था कर दे, हमारी महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित हो, बच्चों की परीक्षाएं समय पर हो, बच्चों को रोजगार मिले, सड़कें अच्छी रहे, बच्चों की उंगलियों को, नाजुक उंगलियों को इंदौर के जैसे अस्पतालों के अंदर चूहे ना खा लें, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो आज आंदोलन की कोई बात ही नहीं होती। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? हर चीज की जिम्मेदारी जो सरकार की है, और हर चीज की जिम्मेदारी को निभाने में सरकार विफल हुई है। अब वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे कि अगर सरकार सिर्फ कार्यक्रमों को छोड़ दे, महिमा मंडन करना छोड़ दे, और इस प्रकार के इवेंट बाजी छोड़ दे, फोटोबाजी छोड़ दे, बर्थडे के ऊपर पैसे दे देकर, विश्वरत्न आनंद अन्य सेलिब्रिटियों से पैसे देकर अपने जो है जन्मदिन की वो लेने की जगह वो लोगों से मिले, लोगों के लिए काम करे, तो ये हम इस प्रकार की किसी प्रकार की ना तो क्रांति, मतलब ये बात साफ है, ये बात समझ देखिए, मतलब ये बात साफ है कि जिस तरीके से जो मुद्दे हैं जो बीजेपी को नहीं दिख रहे हैं, जो आप सरकार के सामने उठाना चाहते हैं, तो ये बात साफ है कि ये जैन जी के जरिए ही किया जाएगा। अगर वो करते हैं तो ये क्रांतिकारी नहीं, आप ये साफ बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल क्रांतिकारी है। जैन जी की बात नहीं हो रही यहाँ पर। एक जैन जी का आपने हमारी आदत होती है मीडिया की, हम लोग जो है 9/11 वहां पर होता तो हम भी जो है 28/11 को हम उसी तरीके से लिखना चालू करते। हम विदेशी किसी भी चीज का वो नहीं कर रहे। ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर है कि जो व्यक्ति परेशान होगा, कल से बुजुर्ग परेशान हो जाएगा तो वो भी बाहर आएगा।
आपने वही देखा है कि सवाल है मीडिया- समर जी, वही सवाल है। जिस तरीके से नेपाल में जो स्थिति हुई उसके बाद जैन जी को लेकर जो मुद्दा उठा, आपने अभी कहा कि मीडिया उस शब्द को पकड़ लेती, तो देखिए वैसी बात नहीं है। नेपाल में जो हुआ उसके बाद ही भारत में राहुल गांधी का ये पोस्ट क्यों सामने आया, इस पर सवाल हो रहा है। चलिए प्रेम व्यास जी से अब हम सवाल कर लेते हैं। प्रेम जी देखिए, जिस तरीके से अभी यहाँ पर कई सवाल उठाए हैं समर जी ने बीजेपी पर, सरकार पर, कि सरकार यहाँ पर अगर सही से काम नहीं करेगी, जनता के हित में काम नहीं करेगी, तो ये स्थिति जो कि नेपाल में हुई है, जिस तरीके से हो सकता है आने वाले समय में ये स्थिति हो, क्योंकि लोगों को दिखता है, खासतौर पर जिस तरीके से जो आजकल के युवा है उन्हें दिखता है। क्या कहना चाहेंगे आप प्रेम व्यास जी? शिवाजी, सबसे पहले तो समर जी ने मेरी समझ पे प्रश्न उठाया था जॉर्ज सोरस को लेके। ये सोरस वही शख्स है जिसने लिखा था $1 बिलियन मैंने मोदी को हराने के लिए खर्च करे। अमेरिका ने इसकी पुष्टि करी और रशिया ने भी पुष्टि करी थी। अब कह लीजिए पुष्टि गलत करी थी। उसके बाद में इल्हान उमर जिससे मिलने जाते उसने एलओसी को लेकर एलओसी पर जाकर विवाद करा था। तो ये समझ प्रदर्शित करती है कि राहुल गांधी जी देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं और लगातार मिलते हैं। गोपनीय यात्राएं जब हुई थी 5 से 6 यात्राएं, तो वे कहाँ किस किस देश में गए थे उसका ब्यौरा जब मांगा गया तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में ये बातें सामने आई। तो मेरी समझ को प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। उसके बाद आप नेहरू जी, उस आजादी के पूर्व आपने कहा कि जो लोग पेंशन लेते थे, आदरणीय नेहरू जी ने 1923 में नाभा रियासत पे घुसने पर लिखित माफी मांगी, जिसका जिक्र उनने सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ नेहरू अपनी खुद की किताब में करा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप बता दीजिए 1923 में नाभा रियासत में घुसने पर उन्होंने क्षमा याचना करी थी कि नहीं? और उसके बाद में खुद की ऑटोबायोग्राफी में उसके उल्लेख भी करा था कि हाँ 1923 में मैं क्षमा याचना कर चुका हूँ। जिस व्यक्ति को 2 जीवन का कारावास हुआ था, अंग्रेज चाहते थे कि जो व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र राजनीति में नहीं आए, और आप बताइए उनको पेंशन किस चीज की दी जाती थी? उनकी जो है डिग्रियां कांग्रेस के शासन में डिग्रियां उनकी जो है जब्त कर ली गई थी। उसके बाद में वे चाहते थे कि कभी भी लोकतंत्र का हिस्सा ना बने, क्योंकि उनको पता था कि अगर सावरकर जी लोकतंत्र का हिस्सा बनेंगे तो भारत की छवि कुछ और होगी, भारत की जो दृश्य बनेगा वो कुछ और होगा। वे डरते थे, इस कारण से उन्होंने उनको पेंशन देना प्रारंभ करी। तो पहले अपनी सोच बदली है, अपनी पढ़ाई बदली है। और आपने कहा कि 2 लोगों का अपॉइंटमेंट हो जाता था। आप बताइए वो कौन शख्स था जो एडवोकेट भी नहीं था और उसको आपने सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था? एक व्यक्ति को आपने जो है जस्टिस जहीरुल इस्लाम उनको सांसद बना दिया, उसके बाद जस्टिस बना दिया, उसके बाद पुनः सांसद बना दिया, उसके बाद चीफ जस्टिस बना दिया। अरे ये खैरात बच रही थी भारत में। आपकी जो इच्छा होगी वो करेंगे। आप इमरजेंसी लगा देंगे, उसके बाद में 95% टैक्स लगा देंगे, 91 में आप जो है सोना गिरवी रख देंगे, 2 बार रुपयों का बहुमूल्यन हो जाएगा, उसके बाद भी भारत शांत रहेगा। लेकिन आज जब 7.5% की ग्रोथ है तब भारत में जो है जैन जी जैसे काम हो जाएंगे। आज जब 2% का इन्फ्लेशन है तब जैन जी जैसे कार्य हो जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ सत्ता प्राप्ति करना है, इसलिए देश विरोधी ताकतों के साथ आप लगे हुए और देश विरोधी ताकतों के साथ आपने क्रांतिकारियों का नाम लिया। आप बताइए भगत सिंह, राजगुरु और ऐसे को आपने क्या लिखा था ना 2010-11 तक कि ये लोग जो है आतंकवादी है, और आपने कभी उसका विरोध नहीं करा। एनसीईआरटी क्या पढ़ा रहा था डीयू में, और उसके बाद में हमने विरोध करा। तो आपकी दृष्टि में भगत सिंह आतंकवादी थे, आपकी दृष्टि में अरे इनको बताइए कि भगत सिंह का केस लड़ने के लिए कौन आया था? ये लिखा हुआ है। ये व्हाट्सएप वाली बकवास कर रहे हो, लिखा भी आपने ही है। ये व्हाट्सएप वाली बकवास मत करो मेरे दोस्त। आपने मेरी समझ में प्रश्न करा। अरे बिल्कुल है, आपकी ना समझ इंसान जैसी बातें कर रहे हो आप। आज तक आपके किसी नेता ने नहीं बोला, आज तक आपके किसी नेता ने नहीं कहा कि जो है नेहरू जी ने कभी पेंशन ली। कुछ भी बकवास कर लेंगे आप व्हाट्सएप वाली, आप बात ढूंढना नहीं। लगातार जो तेज आवाज में झूठ बोलने से मेरे भाई, मैंने कहा क्षमा याचना करी, आपने कहा कि क्षमा याचना सावरकर जी के लिए 1923 में सावरकर ने तलवे चाटे हैं, सावरकर ने तलवे चाटे हैं। बताइए आप हाथ पांव जोड़े हैं तब जाके बाहर निकला वो। पहले अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। अरे वो यूम थे मेरे दोस्त।
तुमको पता नहीं होगा, हमें बहुत तो पता कौन थे है। वो? बीजेपी सरकार के सेक्रेटरी, वो कभी भी देश का भला कर सकते थे। कुछ भी बात चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए प्रेम जी और समर जी, अगर इस विषय पर में डाल दिया था। देखिए एक एक कर जवाब लेंगे, नहीं तो जनता तक हमारा जो हम उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाएगा। देखिए ठीक है प्रेम जी, देखिए आपने जो कहा उस पर हम जवाब ले लेते हैं समर जी से। हम देख लेते हैं कि समर जी इस पर क्या जवाब देना चाहते हैं। समर जी। जी देखिए, मैं किसी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बकवास ज्ञान पर जो है जी। किसी प्रकार की टिप्पणी करके अपना समय खराब नहीं करना चाहूंगा। प्रेम जी आपसे आपके पास फिर आएंगे हम। प्रेम जी हम पहले समर जी से जवाब लेते हैं, आपके पास हम फिर आएंगे दोबारा। हम इनकी फर्जी किताबों पर, इनके फर्जी राष्ट्रवाद पर, इनके फर्जी देशभक्ति पर, इनके व्हाट्सएप ज्ञान पर एक सेकंड भी अपना बर्बाद नहीं करेंगे। ये बिना सांस रोके अगर 10 घंटे ही बोलते रहेंगे तो हम इनको सुनकर अनसुना कर देंगे। जितने तथ्य इन्होंने बोले हैं, आपके पास में अगर कोई फैक्ट एनालाइजर हो तो उनसे पूछ लीजिए कितना झूठ उसमें, कितना सच है। जहां तक की बात आपने जैनजी आंदोलन की कर रहे हैं, आप क्रांतियों की कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस देश के अंदर वो व्यवस्थाएं हों जिसके लिए एक प्रधानमंत्री को चुना जाता है। प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्रधानमंत्री सिर्फ अंबानी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों के बच्चों को अच्छी पोस्ट पे पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनता है। वो प्रधानमंत्री बनता है देश की रक्षा के लिए, देश की स्वायत्तता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के उद्धार के लिए। इसमें से जो मैंने आखिरी 6 शब्द आपको कहे हैं, उसके अंदर से एक भी कार्य करते हुए अगर मोदी जी आप स्वयं को दिखते हैं मैडम, तो आप बता दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप बताइए कि इस देश के अंदर परीक्षा होती है, उसके रिजल्ट 2-2 साल में आते हैं। परीक्षा कई बार नोटिफिकेशन के बाद में इतने लेट होती है कि बच्चा जो है वो बैठे बैठे ओवरएज हो जाता है। मतलब परीक्षा देने से पहले उसकी पेंशन की तैयारी कर देती है सरकार। आप देखिए कि किस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पर वोटों की चोरी हो रही है। ये अगर आरोप भी अगर आज हम लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, इसकी नौबत क्यों आई आप बताइए। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर कई सीटें ऐसी थी जिसके अंदर साफ था कि इनका जीतना असंभव है। आज भी कुछ शहरों के नाम मैं आपको, कुछ विधानसभाओं के नाम आपको बताऊंगा, आप जाके अपना कैमरा ले जाइए, वहां पर 100 लोगों से रेफरेंडम कराइएगा, जनमत संग्रह। वो उनसे पूछेगा कि जो आज विधायक बन के आपके शहर में बैठे हैं, क्या आपने इनको वोट दिया था? आपको पता ठीक है, हम प्रेम व्यास जी के पास जाना चाहेंगे दोबारा। देखिए प्रेम व्यास जी, आप यहाँ पर जवाब देना चाहते थे, लेकिन देखिए कांग्रेस के लिए भी एक छोटा सा सवाल आपसे ही मैं पूछना चाहूंगी प्रेम जी। जिस तरीके से जो पोस्ट सामने आया था राहुल गांधी का, तो उस पर उनका ये मानना है जिस तरीके से कि सरकार को, जो सरकार गलत करी, अभी यहाँ पर उन्होंने गिनवाया भी कि सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, युवाओं के लिए क्या कर रही है। तो उस तरीके से नेपाल का ये जो पूरा विवाद सामने आया है, नेपाल में जो स्थिति हुई, और उसके बाद राहुल गांधी का ये पोस्ट आता है कि वोट चोरी, जैन जी जो है वही अब वोट चोरी का बदला लेके जो भी तथ्य सामने आएंगे वो जैन जी ही यहाँ पर करेगी। तो इस पर आप कांग्रेस को क्या कहना चाहते हैं? बस छोटे से सवालों में ये जानना चाहती हूँ आपसे। मैं सबसे पहले, इन्होंने मुझसे झूठ कहा था, मैं बिल्कुल एक दो चीजें करेक्ट कर दूं, उसके बाद आपकी बात का जवाब देता हूं। इन्होंने नाभा रियासत को लेकर कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अब कान खोलकर सुनिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू 1961 पेज नंबर 116, इस पर लिखा हुआ है कि मैंने स्वयं माफी मांगी 1923 में नाभा रियासत से। चलिए ठीक है प्रेम जी, आप मुद्दे पर आइए, समय का अभाव है। देखिए प्रेम जी, समय का अभाव है, आपसे जो अभी सवाल किया उसका आप थोड़ा जवाब दे दीजिए ताकि कांग्रेस को भी ये पता चले कि यहाँ पर ये मुद्दा क्यों बढ़ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर यह हार का कारण है। कांग्रेस जिस तरह से हारी, अभी कर्नाटका के सीट को लेकर इन्होंने जिस तरह से कहा है, कर्नाटका में तो हाईकोर्ट कह चुका है, उसके बाद में कर्नाटका कोर्ट में चुनाव चलिए, तो जिस तरीके से राहुल गांधी का, देखिए प्रेम जी और समर जी, जिस तरीके से राहुल गांधी का ये पोस्ट आया है, सबसे बड़ी बात यही है कि नेपाल के बाद ही इस तरीके का राहुल गांधी ने पोस्ट क्यों किया, और ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को कि जैन जी आएगी तभी यहाँ पर वोटों की चोरी बंद हो जाएगी या फिर जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएंगे। खैर हम लोग, हमारे साथ इस खास चर्चा में अभी बनने के लिए प्रेम जी आपका और समर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो राजनीति है जेन जी के इस पोस्ट को लेकर, राहुल गांधी ने जो जेन जी को लेकर ये पोस्ट किया था उस पर गर्माती हुई नजर आई है। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है, आखिर कांग्रेस ये क्यों समझती है कि अगर जेन जी अपना आंदोलन शुरू करती है तो वो एक क्रांतिकारी के रूप में होगा और जो भी यहाँ पर विवाद शुरू हुए हैं वो पूरे खत्म होंगे, यानी कि
कांग्रेस का समर्थन अगर कोई करेगा तो वो जेन ज़ी होगा। तो अब आपको बता दें कि इसके बाद से लगातार सियासत देखने को मिल रही है और जेन ज़ी के इस पूरे मुद्दे और इस पूरे पोस्ट के बाद से लगातार सियासत का दौर अब शुरू हो चुका है। चलिए इस खास चर्चा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और भी खास अपडेट के लिए लगातार देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।